तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप सभी को इस पेपर को सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आप लोग अवश्य ही पेपर को बहुत ही इंपॉर्टेंस समझकर आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। अब देखिए पेपर का क्या पैटर्न होता है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों, क्या होता है कि आपका ये जो पेपर है नए पैटर्न पर आधारित है। क्या है? नए पैटर्न पर आधारित है। ये आपका 2026 का है और विषय क्या है? सामान्य हिंदी। क्लास 12th में दो हिंदी के पेपर होते हैं। एक होता है आपका सामान्य हिंदी, एक होता है साहित्यिक हिंदी। जो सामान्य हिंदी होता है ये आपके साइंस वाले जो होते हैं वे बच्चे पढ़ते हैं, और जो आर्ट साइंस वाले होते हैं वो साहित्यिक हिंदी को पढ़ते हैं। इतना आप सभी को ध्यान में रखते हुए अपने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो आपका सामान्य हिंदी में होता है, कुछ इसमें बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं कटे होते हैं, और जो साहित्यिक हिंदी में होते हैं उनको हिंदी में पूरा पढ़ना होता है, समझिएगा। तो अब देखिए इसके में क्या होता है, आपको हिंदी के पेपर में समय कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। समय कितने मिलते हैं? 3 घंटे 15 मिनट। और आपका जो पेपर का पूर्णांक होता है 100 नंबर का पेपर होता है। हिंदी में आप सभी को बहुत लिखना होता है, इसलिए आप लोग अभी से ही अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और लिखने का प्रैक्टिस अर्थात रफ्तार भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, जिससे आप लोग 3 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को इस जो भी मैं बताया इसका बहुत ज़्यादा आप सभी को प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए नोट में क्या हुआ है आपका। पहला नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं, जो छात्र होते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। आप यहाँ पर ये बात समझिएगा कि हिंदी के पेपर में आप लोग 15 मिनट इधर उधर मत करिएगा, ना ही पेपर पढ़िएगा ना ही कुछ करिएगा। एक लाइन से आप सभी को करना होता है। तो आप लोग केवल एक लाइन से स्टार्ट करिएगा और उस पेपर को सोल्यूशन कीजिएगा। यदि आपको पेपर ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग पेपर को जरूर ही गलत सही सॉल्व करके ही आना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है कि इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड हैं, दोनों खंडों को आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए क्या है आपका खंड क क्या कह रहा है। अब देखिए यहीं से आपका खंड क स्टार्ट होता है। खंड क, देखिए खंड क में क्या है आपका, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 10 होते हैं। हिंदी में आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और आपके सारे सब्जेक्ट में क्या होते हैं 6 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। लेकिन हिंदी में जो होते हैं 10 बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर 5 जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये गद्य साहित्य से होते हैं, और जो 5 और होते हैं वे आपके पद्य साहित्य से होते हैं। आपके 5-5 जो होते हैं अलग अलग से दिए होते हैं, आप लोग समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न 1 है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है कौन है आपके। इसका पहला ऑप्शन जो राइट है, पहला ऑप्शन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरा क्या है? संपूर्णानंद। तीसरा क्या है? मोहन राकेश। और चौथा क्या है? रामकृष्ण। क्या है? रामकृष्ण दास। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, इसका दूसरा आंसर क्या है? राइट है, संपूर्णानंद। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। इसी के बाद हम सब आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ख नंबर आता है। ख नंबर कह रहा है कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? आपका पहला ऑप्शन है सुख सागर, और आपका दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु, और चौथा है रानी केतकी की कहानी। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा आपका लल्लू लाल की रचना है। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर है पहला, क्या है आपका? सुख सागर जो है आपका ये राइट आंसर है। यही आपके लल्लू लाल की रचना है। अब इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ग नंबर पर्दा कहानी के लेखक हैं। जो पर्दा कहानी है इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहला है प्रेमचंद्र, और दूसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्या है? अमरकांत। और चौथा क्या है? यशपाल। तो जो इसका सही ऑप्शन है प्यारे भाइयों, इसका सही ऑप्शन है चौथा, यशपाल। यशपाल जो है ये पर्दा कहानी के लेखक हैं। इसी के बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? घ नंबर। घ नंबर क्या कह रहा है आपका कि आवारा मसीहा के लेखक के रचनाकार हैं। क्या कह रहा है? आवारा मसीहा के लेखक के रचनाकार हैं। कौन है आपके? समझिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? विष्णु प्रभाकर। और दूसरा क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और तीसरा ऑप्शन क्या है? राहुल साकृत्यायन। और आपका चौथा ऑप्शन है रांगे राघव। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों आपका विष्णु प्रभाकर। जो इसका राइट आंसर क्या है? पहला, विष्णु प्रभाकर। इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या है? अंग नंबर। अंग नंबर आपका है कि बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो
पहला ऑप्शन है आप सभी का महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद सरदारपुर सिंह, और आपका तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथा ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही ऑप्शन है प्यारे भाइयों, इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा आपका ऑप्शन राइट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका जो है गद्य साहित्य का MCQ समाप्त होता है। अब इसी के बाद आपका पद्य साहित्य का MCQ स्टार्ट होता है। अब 5 आपके गद्य के हो गए, अब 5 आपके पद्य के आए हैं। तो प्रश्न 2 आता है। प्रश्न 2 का पहला क्या है आपका, प्रश्न 2 का पहला आपका क वाला है कि कामयानी किस युग की रचना है। तो जो कामयानी आपकी रचना है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं आपके छायावादी के थे। किसके थे, छायावादी के। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा दूसरा क्या है, छायावादी युग। इसका ऑप्शन क्या राइट है, दूसरा छायावादी युग। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। कौन है आपका प्रगतिवादी युग के कौन हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अग्रदास, और आपका दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा क्या है नंददास, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जो आपके प्रगतिवादी युग के लेखक हैं आपके कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है आपके, रामधारी सिंह दिनकर। इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, ग नंबर कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्या कह रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। पहला ऑप्शन है आपके 1941 ईस्वी, और दूसरा है आपका 1943 ईस्वी, तीसरा है 1954 ईस्वी, और चौथा क्या है 1947 ईस्वी। तो जो इसका सही ऑप्शन है प्यारे भाइयों, दूसरा 1943 ईस्वी। अब देखिए 1943 से आपका प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसको प्रथम भी कह सकते हो या फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है इसी। और यदि आप लोग इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। ये आपका क्या हुआ, राइट है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है, घ नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रियप्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है आपका भारत भारती, चौथा है कामयानी। तो यहाँ से आप सभी को समझ में आया होगा कि कामयानी जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के थे, छायावादी युग के। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा चौथा, अर्थात यही जो है आपका द्विवेदी युग का नहीं है, आपका ये क्या है, छायावादी युग का है। इसी के बाद आप सभी का अंगा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अंगा नंबर कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है किस, भक्ति काल के किस अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल में किससे। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का राम भक्ति शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा से, और आपका तीसरा है प्रेमाश्रयी शाखा से, चौथा है आपका कृष्ण भक्ति शाखा से। तो जो इसका सही ऑप्शन है प्यारे भाइयों, चौथा क्या है आपका, कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे है आपका, कृष्ण शाखा भक्ति से। आपका ऑप्शन राइट है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का MCQ जो है 10 समाप्त होते हैं। अब आपके जो होते हैं, अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब प्रश्न संख्या क्या आ गया, तीसरा। अब देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेगा, एक गद्यांश मिलेगा, और इसमें अथवा भी दिया रहेगा। या आप लोग इस गद्यांश को सॉल्व करिए, या आप लोग इस गद्यांश को सॉल्व करिए, या यहाँ पर अथवा दिया हुआ है इस गद्यांश को आप लोग सॉल्व करिए। इन दोनों में से एक ही गद्यांश को आपको सॉल्व करना होता है। और इसमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। 5-5 प्रश्न को इसी गद्यांश के तहत आप सभी को इसको सॉल्व करना होता है, और इसमें आपके आंसर भी इसी गद्यांश में दिया होता है। इस गद्यांश में से ही आपको इनका जो प्रश्न है इसका आंसर देना होता है। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर का आया है, 10 नंबर का होता है आपका गद्यांश। क्या पूछा जाता है, 10 नंबर का। अब कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि जो आपका 10 नंबर का पूछा जा रहा है, कह रहा है 5 + 2। क्या कह रहा है, 5 + 2, अर्थात 5 नंबर का कौन है और 2 नंबर का। अब समझिए 5 नंबर में जो है आपके यहाँ पर देखिए 5 नंबर, दो क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ये सारे जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए आपके यहाँ से 10 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, पहला है कि उपयुक्त, क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश। क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप सभी को संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे, पहले इस गद्यांश को पढ़ना होगा कि ये गद्यांश आपका किस चैप्टर से है। गद्यांश क्या कह रहा है आपका, धरती माता है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं। क्या है, जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे
कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। ये आपका क्या है, गद्यांश है। इस गद्यांश आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ये आपका पहले चैप्टर से है, जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है, इस चैप्टर से आपका ये गद्यांश है। इसका आप लोग गद्यांश का संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है धरती माता क्या कह रहा है, धरती माता जो है वसुंधरा क्यों कहलाती है। इसी में देखिए आपके आंसर मिले हैं। यहाँ पर धरती माता वसुंधरा इसलिए कहलाती हैं क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण ये धरती माता क्या कहलाती हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। इसका आंसर देखिए यहीं पर मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है तीसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये हुआ कि जितना आपके इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में रेखा किया गया है, यहाँ से लेकर के आपका जो यहाँ तक रेखा किया गया है, इसकी आप सभी को व्याख्या करना होता है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो पृथ्वी की देह क्या सजाया है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों की से पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए इसकी आंसर यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से इस सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके इस गद्यांश में मिल जाएंगे। इसी के बाद प्यारे भाइयों हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से ये आपका पद्यांश से एक आपका क्या है, पद्यांश है। ये आपका पद्य से एक पद्यांश दिया हुआ है। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ये भी बहुत ही ईजी होता है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पेपर का सोल्यूशन हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जा करके इस पेपर को भी लोड कर लीजिएगा और आप लोग इसके जो यहाँ पर सोल्यूशन दिए रहेंगे, आप लोग उसको भी वहाँ से कर लीजिएगा। इसी के बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे प्यारे भाइयों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम होना चाहिए 80 नंबर। क्या होना चाहिए, 80 नंबर। अब आप सभी को देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3+2 अर्थात 3 नंबर में भी पूछा जाएगा और 2 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो होता है आपका, ये साहित्यिक परिचय का होता है, और जो 2 नंबर होता है आपकी ये जो प्रमुख रचनाएं हैं इसका होता है। इतना लिखेंगे तब आप लोग 5 नंबर पाएंगे। तो इसमें पहला पूछा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और दूसरा है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, और तीसरा है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये आपका 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं। ये 3 आपके लेखक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप तीनों लेखकों के साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा। इसमें से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि 100% की गारंटी है कि आप लोग इसमें से तीनों इस साहित्यिक परिचय को याद कर लोगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लेखक हैं, इनका आप लोग साहित्यिक परिचय अवश्य ही याद कर लीजिएगा। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर आता है, 5वें का ख। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, 3+2 अर्थात आपका जो 3 नंबर का होगा साहित्यिक परिचय और 2 नंबर जो होगा आपका प्रमुख कृतियों पर, उसको आप लिखेंगे तो यहाँ से आप लोग 5 नंबर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है मैथिली शरणगुप्त जी का, और दूसरा क्या है सुमित्रानंद पंत जी का, तीसरा है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इन तीनों को भी तैयार कर लेना। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 100% की गारंटी है, ये आप लोग तीनों याद कर लोगे, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही एक साहित्यिक परिचय अवश्य ही फंस जाएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इतना समझ में आ गया प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका 6वां क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है। कह रहा है कि बहादुर, क्या कह रहा है, बहादुर कहानी, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम इसकी भी क्या होनी चाहिए, 80 वर्ड में होना चाहिए। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी को अपने मन से अपने मर्जी से लिखना होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसको कम से कम आप लोग 2 पेज में लिखिएगा। कितने पेज में, 2 पेज में आप लोग अवश्य ही इसको लिखिएगा, 2 पेज से कम मत लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इन दोनों कहानियों को तैयार करना, इसमें से जरूर एक कहानी आप सभी को मिल जाएगी। अब इसी के बाद आप सभी का 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम इसकी भी सीमा करनी होनी चाहिए 80 वर्ड।
अब आप लोग समझिए, ये जो आपका खंड काव्य होता है, ये आपका जिला वाइज होता है। आप जिस जिले से होंगे उस जिले में आप सभी को पता करना होगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। हम आप सभी को मिर्ज़ापुर जिले से बताता हूँ, तो मैं आपको मिर्ज़ा जिले में जो चलता है, मिर्ज़ापुर जिले में आपका आलोक वृत्त चलता है, जो कि आपका नीचे दिया हुआ है आलोक वृत्त खंड काव्य। ये आपका क्या चलता है, मिर्ज़ापुर जिले में। आप लोग जिस जिले से होंगे आप उस जिले में पता कर लेना प्यारे भाइयों, आप लोग उसी खंड काव्य को तैयार करना। आप सभी को सभी खंड काव्य को तैयार करना नहीं होता है, केवल आपके अपने जिले में जो चलता है आपको वही ज़्यादा आप लोग मत करिएगा, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयार करिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी के बाद आपका 8वां अर्थात खंड ख आता है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, खंड, यहाँ पर आपका संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर जो 2 और 5 नंबर दिया हुआ है, आपका जो 2 नंबर मिलता है आपके संस्कृत आपका जो गद्यांश लिखेंगे उसका, और 5 नंबर जो मिलता है आपका, ये आपका यहाँ से आप लोग हिंदी अनुवाद करेंगे तब टोटल आपके यहाँ से 7 नंबर मिलते हैं। अब इसी के बाद अगला चलते हैं। अगला क्या है आपका, ख नंबर। ख नंबर कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद। यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर और प्लस 5 नंबर 7 नंबर में पूछा जाता है। ये आपका पद्यांश है। जिस तरीके से हिंदी गद्य पद्य था, इसी तरीके से संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों हैं। अब पद्यांश में भी आप सभी को 2 नंबर यहाँ से आपके इसका संदर्भ लिखेंगे तब मिलेगा, और आपका जो 5 नंबर मिलेगा इसके हिंदी में अनुवाद करेंगे तब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी पैराग्राफ है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां कह रहा है कि आपका निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक को लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या है, तलवार की धार चलाना, और दूसरा क्या है आपका टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। ये आपके 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और है नमक में मिर्च लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका 10वां जो है 2024 से ये सिलेबस जो 2024 में ये आपका एक नया इसमें ज्वाइन हुआ है, एक नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, जो कि आपका अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। ये आपका क्या है, अपठित गद्यांश। या इसको आप लोग अपने मर्जी से आंसर देना चाहते हैं, और इसमें आपको यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। केवल इन 3 ही प्रश्न का आंसर आप सभी को देना होता है इस आपके अपठित गद्यांश में से। अब इसी के बाद आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। अगला क्या है आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब देखिए आप, पहला क्या है आपका वसन और व्यसन। वसन माने क्या होता है, वस्त्र, और व्यसन माने क्या होता है, आदत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वस्त्र और आदत। और अगला क्या है आपका, दूसरा आता है अम्बुज और क्या है, अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद, तो जो इसका राइट आंसर होगा, देखिए अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल। तो जो इसका ऑप्शन राइट है सी, कमल और बादल। इसी के बाद आगे चलते हैं, क्या है, ख नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से। ख नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। अंबर का लिखिए, वस्त्र का भी लिखिए, अंबर का वस्त्र लिख देंगे, पट का भी लिखिए, विधि का भी, नाग का। इन चारों का आपको 2 अर्थ लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना पेपर पूछता है उतना ही आप सभी को सॉल्व करना होता है। अब इसी के बाद आप सभी का ग नंबर स्टार्ट होता है। ग में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंखों के सामने उसे क्या कहेंगे, पहला है जो आंखों के सामने है उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। और क्या है दूसरा, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। इसका जो राइट आंसर है सी, क्या कहते हैं, जिज्ञासु। अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगला घ नंबर। घ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को करेंगे तो 1-1 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ से 2 पूछा है तो 2 नंबर का यहाँ से। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। क्या कह रहा है, तुम तो कुर्सी पर बैठो। पहला कह रहा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इसको शुद्ध करके कैसे लिखना होता है, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये आपका शुद्ध होगा। क्या होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये आपका शुद्ध होगा। ये आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा कह रहा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इसका जो आपको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये शुद्ध करना है। 2 ही पूछा है, आप लोग 2 ही का अर्थ दीजिएगा। इसी के बाद आपका 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। अब देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है उसको लिखेंगे, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है उसको लिखेंगे, और इसका परिभाषा लिखेंगे और 1-1 उदाहरण देंगे। ये तो आपका देखिए कंफर्म टॉपिक है कि ये आपका टॉपिक अवश्य पूछा जाएगा। ये आपका क्या होता है, कहीं पर जाएगा नहीं, ये आपका अवश्य ही पेपर में पूछा जाएगा। इसको आप लोग बेहिचक से तैयार कर लेना, क्योंकि ये गारंटी है कि ये आपका आएगा, ये कटने वाला नहीं है। अब इसी के बाद आपका ख नंबर क्या है,
ख नंबर कह रहा है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी आपका कहीं कटने वाला नहीं है टॉपिक, ये आपके फिक्स टॉपिक है प्यारे भाइयों। और ग नंबर क्या कह रहा है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। मात्रा की गिनती भी करना होगा इसमें, जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसी आधार पर। अब देखिए अगला क्या है, 13वां नंबर। 13वां नंबर कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक या प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आपको वे न आए तो अथवा में दिया हुआ है, शहर में फैली संक्रामक बीमारियों की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, इसमें से लिखना होगा। अब देखिए इसी के बाद आपका 14 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध जो है आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। क्या होता है, 9 नंबर का पूछा जाता है। अब पहला निबंध क्या है, पहला है आपका देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान दूसरा है, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है आपका विद्यार्थी और राजनीति, पांचवा है आपका देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इन आपको पांचों निबंध को बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। ये 5 निबंध में से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 निबंध अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस निबंध को जरूर तैयार करना, और आपका यहाँ से जो है 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को यहाँ से आप लोग करेंगे तो 9 नंबर मिलेगा आप सभी को। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसको आप सभी को कम से कम 4 पेज में लिखना होता है निबंध, 4 पेज में आप सभी को लिखना होगा। इसी के तहत आप सभी का जो होता है पेपर समाप्त होता है प्यारे भाइयों। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट पर दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा।